हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम नर्सिंग पॉइंट। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और उसका पहला चैप्टर देखने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम इसमें बनने के चांस हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन भी चांस है बनने का। तो हम आज इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से समझेंगे और इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। ये लगभग 8 से 10 लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर समझने वाला है, तो इसको अच्छे से समझना और एंड तक बने रहना। ये चैप्टर 8 से 10 लेक्चर में होगा। अगर 8 से 10 लेक्चर आपने देख लिए और नोट्स बना लिए और रिवीजन कर लिया, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं अब कार्बोहाइड्रेट का पहला लेक्चर। हमारा चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाना और आपको अलग से भी नोट्स प्रोवाइड करूंगा करवाऊंगा मैं टेलीग्राम पर। ठीक है, हर एक लेक्चर के नोट्स और प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, बुक्स वाले, जो आपके पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स के लिए। और यहाँ भी आप नोट्स बना सकते हो, अच्छे से नोट्स बनवाऊंगा मैं आपके लिए। और समझने पर ज़्यादा ध्यान देना इस चैप्टर को। ये लेक्चर तो आपका बेसिक रहेगा, पर अगले लेक्चर से जो हम डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, तो वो समझने वाली चीज़ है। उन पर उनको आप समझोगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएंगे। उनको लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आप जैसे इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उसका रिवीजन इसके तुरंत बाद करना है आपको। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो हम इसके सबसे पहले इसके कार्बोहाइड्रेट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। एक हमने अभी जैसे बताया आपको, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमको। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल्स होता है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट abundant molecule present in our body। ह्यूमन बॉडी। ओके, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और आपका दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, इसको हम, आपने सुना होगा मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इसके टाइप्स के बारे में। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सेकेराइड। तो हम ये पॉइंट्स पे लिख लेते हैं यहाँ पर, आल्सो नोन एज सेकेराइड। और जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव होता है इसका, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल का और एनहाइड्राइड्स, या तो एल्कोहल या एनहाइड्राइड। ओके, तो ये पॉइंट जो हम ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव, या तो एल्डिहाइड डेरिवेटिव होगा या कीटोन डेरिवेटिव होगा। और पॉलीहाइड्रोक्सी, अभी समझा पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है।
एल्कोहल और एनहाइड्राइड। क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपके आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो इसके बाद में आपको समझाने वाला हूँ। अभी एक पॉइंट और लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट फ्रॉम थ्री एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर? क्या पता है आपको ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो ये एलिमेंट्स होते हैं आपके, सबसे पहला हो जाएगा आपका कार्बन, सी। दूसरा हो जाएगा कौन सा आपका? हाइड्रोजन हो जाएगा दूसरा आपका। जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। और तीसरा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। तो हम इसके अब करते हैं बात जनरल फॉर्मूला के बारे में। हम ये पॉइंट अभी देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव, अभी साइड में देखेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट का CnH2nO। इसमें एन एन जो है कार्बन संख्या को बताता है, कार्बन नंबर, नंबर ऑफ कार्बन। आप यहाँ तक नोट कीजिए। अभी हम उसको समझाने वाले एडीआर और कीटोन डेरिवेटिव, उसको समझाने वाले हैं अभी। तो यहाँ तक नोट कीजिए आप। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऐसे क्या होते हैं, ये ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल ये क्या होते हैं। वो सबसे पहले हम बताता हूँ मैं आपको कीटोन के बारे में। आपका CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, COH H, COH H, COH H, CH2OH। ये हो जाएगा आपका एक। और एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। एच सी डबल बॉन्ड ओ, COH H, COH H, COH H और CH2OH। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है और कीटोन ग्रुप कौन सा है। ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो जाएगा आपका कीटोन ग्रुप। और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा आपका। एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है एक बार अच्छे से बता देता हूँ। जैसे इसमें कार्बन होता है, उससे ऑक्सीजन अटैच होता है, और एक होता है हाइड्रोजन अटैच। और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन अटैच हो सकता है,
है यहाँ पर, और आपका कार्बन अटैच हो सकता है। जैसे एल्डिहाइड आपने 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़े होंगे, एल्डिहाइड का चैप्टर भी आता है केमिस्ट्री के अंदर। तो जैसे आप यहाँ पर एच रख देते हो, ये हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ जैसे आप सी रख देते हो तो दो कार्बन हो गए, तो ये हो जाता है एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो ऐसे ये हो गया आपका एक, यहाँ से कार्बन चेंज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा आपका पूरा, कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका, कीटोन ग्रुप मैं यहाँ समझाता हूँ साइड में। जैसे कार्बन हो जाएगा, उससे ऑक्सीजन अटैच होगी, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। और इस जगह पर आपका होगा कार्बन, और इस जगह पर भी कार्बन। जैसे इसमें ऊपर भी कार्बन अटैच है, इससे कार्बन से ये भी कार्बन अटैच है, और इसमें क्या है, इसमें इस कार्बन से ऊपर हाइड्रोजन अटैच है, इसमें कार्बन अटैच है। तो आपको समझ में आ गया कि एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी। जैसे अभी दूसरे मार्कर से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये आपको OH ग्रुप ये दिख रहा होगा, ये OH ग्रुप दिख रहा है, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। ये आपका एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। और ये एक से ज्यादा ग्रुप है ना, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ आपको, पॉली मतलब बहुत सारे, एक से अधिक और बहुत सारे। यहाँ पर देखो, एक अल्कोहल, दो अल्कोहल, तीन अल्कोहल, चार अल्कोहल। तो ये हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब होता है यही ग्रुप, OH वाला ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी। ये पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा आपका। जैसे ये भी हाइड्रोक्सी, ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये भी हाइड्रोक्सी, ये भी हाइड्रोक्सी, ये भी हाइड्रोक्सी। तो ये सब हो जाएगा आपका पॉलीहाइड्रोक्सी। अब आपको समझ में आ गया होगा पॉलीहाइड्रोक्सी के एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव कैसे होते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। इतना समझ में आया आपको। और सबसे बड़ी बात, आपको कीटोन, अब अभी हम मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा आपका एल्डोज ग्रुप और कीटोज ग्रुप, दो क्लासिफिकेशन मिलेंगे। एक कार्बन के आधार पर होता है, और एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के आधार पर होता है, केमिकल नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप। उसमें हमको देखना है कि कीटोन जो ग्रुप होगा वो आपको एट कार्बन सेकंड पर देखना होगा, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पर आपको देखना होगा कीटोन ग्रुप। और आपको एल्डिहाइड ग्रुप जो है ना, जो फर्स्ट कार्बन पर देखना होगा। एल्डिहाइड ग्रुप कौन से कार्बन पर देखना होगा, फर्स्ट कार्बन पर। और कीटोन ग्रुप कौन से कार्बन पर देखना होगा आपको, सेकंड कार्बन पर। ऐसे ही, जैसे एग्जाम में तो इतना नहीं पूछा जाएगा आपको, पर समझने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है, इसके स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें हम मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले सिंपल हो जाएगा आपका, जैसे एक सिंपल क्लासिफिकेशन होता है इसमें इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के आपके अंदर आता है मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है आपका ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर हम उसको अच्छे से समझाएंगे आपके लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं अभी हम। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन, इसके बेस पर बताया अभी अब मैंने, स्ट्रक्चर और हाइड्रोलाइसिस के बेस पर।
हाइड्रोलाइज मतलब होता है जल अपघटन, जल में डूबना, इसके बेस पर। ओके, तो अब हम इसके पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ब्लैक कलर यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो सिंपल, एक कर देते हैं हम कॉम्प्लेक्स। अब इसके भी टाइप कर देते हैं, सिंपल के भी दो टाइप कर देते हैं हम। एक हो जाएगा आपका मोनोसैकेराइड, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा भी डिस्कस कर लेंगे, बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। एक हो जाएगा आपका डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, और इसमें आ जाएगा आपका ओलिगोसैकेराइड, और इसमें आ जाएगा आपका एक और पॉलीसैकेराइड। ओके, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो अब इसमें भी आपका जो है ये मोनोसैकेराइड, इसको हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसमें और कौन सा क्लासिफिकेशन होता है। इसमें भी दो क्लासिफिकेशन और होते हैं। सबसे पहले हम, मैंने आपको बताया था, इसमें भी दो क्लासिफिकेशन और आ जाएंगे आपके, किस किस के बेस पर। एक तो केमिकल नेचर और फंक्शनल, हम फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर जैसे अभी मैंने आपको बताया था कीटोन और एल्डिहाइड, और इसमें एक हो जाएगा कार्बन संख्या के आधार पर, कार्बन नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, इसी में हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे एल्डोज ग्रुप, जिनमें एल्डिहाइड पाया जाएगा पहले कार्बन पर, और आपका हो जाएगा कीटोन ग्रुप। और कार्बन के आधार पर जैसे आपका तीन कार्बन है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो ऐसे ही बता देंगे हम आपको, हम ऐसे लिख लेते हैं उसको, इसको पहले कार्बन नंबर को लिख लेते हैं, फिर एल्डोज और कीटोन लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं इसमें पहले कार्बन नंबर के आधार पर, फिर इसमें लिख लेंगे हम एल्डोज और कीटोन। अब इसमें बता दूंगा, जैसे किसी में अगर तीन कार्बन है और चार कार्बन है, पांच कार्बन है, तो उसको कैसे लिखते हैं। जैसे तीन कार्बन वाला आपका है कोई, चार कार्बन वाला है कोई, पांच कार्बन वाला है कोई, तो हम पांच तक ही देखते हैं, बाद में देख लेंगे इसके टाइप मोनोसैकेराइड। तो तीन कार्बन वाले को हम कहते हैं ट्रायोज, चार कार्बन वाले को कहते हैं पेट्रोज, पांच कार्बन वाले को कहते हैं पेंटोज। ओके, तो वो अब वो एल्डोज में आएगा तो क्या कहेंगे हम, एल्डो ट्रायोज, एल्डो लग जाएगा आगे। ऐसे ही इसमें एल्डो पेट्रोल, इसमें ऐसे ही इसमें हो जाएगा एल्डो पेंटोज, इसमें एल्डो आगे लग जाएगा, और इसमें लग जाएगा आपका कीटो और फिर ट्रायोज, इसमें जैसे कीटो पेट्रोल, इसमें कीटो पेंटोज, इसमें प्रीफिक्स लग जाता है एल्डो और कीटो। हम इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, मोनोसैकेराइड आएंगे तब। और अब हम डाइसैकेराइड के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। डाइसैकेराइड कितने टाइप के होते हैं। डाइसैकेराइड भी दो टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड एंड नॉन रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग से आप क्या समझते हैं। रिड्यूसिंग होते हैं जो बेनेडिक्ट टेस्ट और
और पेलिंग टेस्ट जो होते हैं आपको उसको पॉजिटिव देते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं उनको नेगेटिव देते हैं। हम इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो रिड्यूसिंग में आपके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल होंगे, अलग कलर कर लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके, माल्टोज हो जाएगा पहला एग्जांपल, और एक और एग्जांपल हो जाएगा इसमें लैक्टोज हो जाएगा, और एक और एग्जांपल हो जाएगा इसमें आइसोमाल्ट। और नॉन रिड्यूसिंग में हो जाएगा आपका कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, सुक्रोज। या अभी हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, माल्टोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में। तो इनका नाम याद रखना कि ये डाइसेक्राइड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, अब हम डिस्कस करते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? डाइसेक्राइड का मतलब होता है दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, एक। डाई का मतलब होता है दो। ओलिगो में क्या होता है? ओलिगो में होता है आपका दो से 10 मोनोसैकेराइड, 2 से 10, या किससे मिलकर बने? मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। और पॉली मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड हो जाएंगे इसमें। तो 2 से 10 आएंगे जिसमें ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या होगा इसका। सबसे पहले एग्जांपल हम इसमें लिखेंगे माल्टोट्रायोज, माल्टोट्रायोज। और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इसमें ये, और कौन सा एग्जांपल हो जाएगा इसमें, रेफिनोज। ये दो एग्जांपल हो गए। अब हम पॉलीसैकेराइड के पर आते हैं। पॉलीसैकेराइड में भी दो टाइप्स होते हैं अलग से, एक होमोपॉलीसैकेराइड, एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसके हम थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे हम टाइप्स को। एक हो जाएगा होमोपॉलीसैकेराइड, एक हो जाएगा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। समझ जाना आप, मैं लिखा हूँ। तो होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं, जो होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो सेम मतलब जो सेम मोनोसैकेराइड को मिलकर बने होंगे, और डिफरेंट मतलब डिफरेंट मोनोसैकेराइड एक मिलकर बने होंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ेंगे आप इसके मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऐसे बन गया आपका, और ग्लूकोज सेम से बना रहेगा तो होमोपॉलीसैकेराइड। और जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ऐसे मिलकर बन रहेगा तो ग्लूकोज अलग हो गया, फ्रक्टोज अलग होगा, तो उसे कहते हैं हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो इसमें अभी हम इसको बता देते हैं, आप समझ गए होंगे सेम और डिफरेंट कैसे। तो इसमें हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके। हम एग्जांपल्स को अलग कलर से लिख लेते हैं। एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके इसमें स्टार्च, और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इसमें आपका ग्लाइकोजन, और तीसरा इसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। ओके, और इसमें एग्जांपल हो जाएंगे आपके, दो एग्जांपल इसमें हो जाएंगे आपके। इसमें हो जाएगा आपका एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे जब पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। और एक हो जाएगा कॉन्ट्रोवर्टिन सल्फेट। तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स के पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो हम इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह पे होता है,
क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोलाइसिस बेस पर। स्ट्रक्चर कैसा है और हाइड्रोलाइसिस हो सकता है या नहीं, मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपके, और इसके आधार पर सिंपल होता है आपका और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपका होता है मोनोसेक्राइड और एंड डाइसेक्राइड। तो मोनो मतलब होता है एक एक सिंगल, और डाइसेक्राइड मतलब होता है दो। डाइसेक्राइड मतलब दो मोनोसेक्राइड का जैसे मिलकर बना होगा। इसमें जैसे ओलिगोसेक्राइड दे रखा है जी 210 से मिलकर होता है। पॉली मतलब बहुत सारी एकाग्र से एक से अधिक, 2 से 10 तो इसमें आ जाते हैं। पॉली 10 से अधिक आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 10 से अधिक। या अभी ये डिटेल से समझाएंगे उनको। इसमें और मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन दो टाइप्स फर्दर होते हैं इसमें। कौन कौन से? कार्बन नंबर के आधार पर और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। कार्बोनिल केमिकल नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो एल्डोज कीटोन में जैसे 3 कार्बन बनाए तो उसको ट्राइस कहते हैं हम। 4 कार्बन वाले को टेट्रोल, 5 कार्बन वाले को पेंटोल। तो इसमें हम एल्डोज आगे लगा देते हैं। इसमें एल्डो ट्रायोल, एल्डो टेट्रोल, एल्डो पेंटोल। और इसमें कीटो आगे लगा देते हैं, कीटो ट्रायोल, कीटो टेट्रोल, कीटो पेंटोल। और फिर डाइसेक्राइड के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डाइसेक्राइड दो प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। रिड्यूसिंग होते हैं जो वैलेंटिक टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग होते हैं जो वैलेंटिक टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट नेगेटिव देते हैं। इसमें एग्जांपल हो जाएंगे आपके रिड्यूसिंग में माल्टोज, लैक्टोज, आइसोमाल्टोज। नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा आपका सुक्रोज। अब आते हैं ओलिगोसेक्राइड के एग्जांपल पर। ओलिगोसेक्राइड में आपका हो जाएगा माल्टो ट्रायल और ग्राइफिनोल। और अब हम आते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब सेम यूनिट से मिलकर बना होगा, हेटेरो मतलब डिफरेंट यूनिट से मिलकर बना होगा। ओके, तो इसमें एग्जांपल स्टार, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। और हेटेरो में हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्ड्रोइटेन सल्फेट। तो यहाँ तक आपका क्लासिफिकेशन पूरा हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे आगे मोनोसेकेराइड के बारे में डिटेल से। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले मोनोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है डिटेल में समझेंगे अभी हम। मोनोसेकेराइड इज सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड जो होती है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल यूनिट होती है। इससे छोटी कोई यूनिट नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट की। ये सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। तो ये मोनोसेकेराइड यूनिट है, इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया कर सकते हैं इसको, मतलब दोबारा इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है इसको, क्योंकि तो ये सबसे सिंपल यूनिट होती है, इससे छोटी कोई यूनिट नहीं होती है। These are similar to amino acid present in proteins. मोनोसेकेराइड जो होती है, जो एमिनो एसिड होते हैं उसके सिमिलर होती है। कैसे? एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। ऐसे मोनोसेकेराइड आगे मिलकर क्या बनाएंगे? जॉइंट होकर डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ऐसे प्रोटीन्स की सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड होती है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मोनोसेकेराइड। सिंपल शुगर which can join in several ways to form di, oligo and polysaccharide। हमने अभी आपको बताया कि मोनोसेकेराइड सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है, इससे छोटी कोई शुगर नहीं होती। ये विच कैन जॉइन, सिंपल शुगर होती है, विच कैन जॉइन जो जुड़ सकती है, इन सेवरल वेज अलग अलग तरीके से, फॉर्म डाई, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड। सिंपल शुगर which can join in several ways to form di, oligo and polysaccharide। ये सिंपल शुगर होती है जो आगे चल के जुड़ के क्या बनाती है? आपकी डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड बनाती है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है CnH2ON H2NON। ओके, तो इसमें N का मतलब होता है कार्बन से, कितने कार्बन से यूनिट है कार्बन से। ओके, अब हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। मोनोसेकेराइड को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड या फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या है?
बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप जो होगा ना उसके केमिकल नेचर पर डिपेंड करेगा, पहला क्लासिफिकेशन इसका। दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन एटम्स इन चेन, जो कार्बन एटम्स होंगे ना चेन में कितने कार्बन है उसके हिसाब पर इसका क्लासिफिकेशन होगा। तो यहाँ तक देखिए, आप आगे पढ़ते हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। अब हम मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। सबसे पहले केमिकल नेचर वाला करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप का केमिकल नेचर, मोनोसेकेराइड क्लासिफिकेशन। मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। या फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं उसको। इसके आधार पर ये दो भागों में बांटा जा सकता है, एल्डोज और कीटोज। कीटोज एल्डोज का मतलब क्या है, जिसमें एल्डिहाइड पाया जाए। हम दो भाग में बांट सकते हैं इसको। यहाँ से सबसे पहला हो जाएगा आपका एल्डोज और दूसरा हो जाएगा आपका कीटोज। अब एल्डोज कीटोज क्या है इसको हम बताते हैं आपको। एल्डोज का मतलब आपको हो जाएगा जो भी मोनोसेकेराइड यूनिट है उसमें एट कार्बन फर्स्ट, कार्बन पर पहले कार्बन पर एट कार्बन फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। अब आपको बताया था मैंने पहले कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये CH4, ये CH ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा। ओके, और कीटोज में क्या होगा आपको, एट कार्बन सेकंड 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 कार्बन पर देखना है कीटोज में आपका कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट। कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट कौन से कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप आपको मैंने बताया था कौन सा कीटोन ग्रुप होता है ये। इससे एच हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होगा, इससे आपका कार्बन ही कनेक्ट होगा जब होता है कीटोन ग्रुप। और इसमें आपका CHO में एक हाइड्रोजन कनेक्ट होता है और आगे चेन कनेक्ट होती है कार्बन की। जैसे यहाँ पर कार्बन ही आ जाएगा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। अगर यहाँ भी अगर आपका हाइड्रोजन आ गया तो ये भी एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, पर ये फॉर्मेल्डिहाइड का आ जाएगा, सिर्फ एक कार्बन वाला। और इसमें आपके एक हाइड्रोजन नहीं हो सकता, दोनों कार्बन ही कार्बन होंगे। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया तो ये एल्डिहाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके सर, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, इनके कौन कौन से एग्जांपल हैं, इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके एग्जांपल आ जाएगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, नंबर 1 ग्लूकोज हो जाएगा आपका, नंबर 2 गैलेक्टोज हो जाएगा आपका, और आपका इसमें हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। ओके, और इसमें एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये जाएगा एक एग्जांपल आपका इसमें। ओके, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया किसके बेस पर, कार्बोनिल ग्रुप के बेस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। अभी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कार्बन फर्स्ट पर आपको देखना है एल्डिहाइड ग्रुप।
अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप कह सकते हो एल्डोज, और कार्बन सेकंड पर देखना है आपको कीटोन ग्रुप, ऐसा ग्रुप। और एक और चीज होती है कीटोन ग्रुप, ये इस वाले में ऐड करता हूँ मैं, नोट लगा के लिख लेना उसको। कीटोन ग्रुप इज आल्सो डिनोटेड बाय, अभी आप लाइन लिख लो तब समझाऊंगा मैं आपको। UL, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यूएल क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं इससे? जैसे आपको ये एग्जांपल दे दिया हमने, नाम दे दिया लिथियम। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन ग्रुप है? नाम से। तो इसमें मैंने अभी बताया आपको कि यूएल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है ना, तो वो कीटोन ग्रुप को ही डिनोट करता है। जैसे इसमें यूएल ग्रुप दे रखा है इलेक्ट्रोड में, तो ये हो जाएगा आपका कीटोन ग्रुप। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे अब कार्बन संख्या के आधार पर। यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं हम, पर अब हम डिस्कस करेंगे इसके किसके बेस पर? कार्बन एटम्स प्रेजेंट के बेस पर। कार्बन की संख्या के आधार पर यहाँ पर लिख लेते हैं हम आपका कार्बन एटम, कार्बन नंबर, कितने कार्बन रहेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं आपका, और यहाँ पर लिख जाएंगे नेम उसका, और यहाँ पर हम लिख लेंगे आपका एग्जाम्पल्स। समझ कर चलना, ये तो याद करने की चीजें और समझने की भी चीजें हैं। तो हम यहाँ पर 3 कार्बन वाला होगा तो उसको क्या कहेंगे? जैसे 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए, तो हम यहाँ 7 तक देखेंगे। तो 3 कार्बन वाला आप क्या कहोगे? इसको उसको कहेंगे आप ट्रायोज। जैसे 4 कार्बन वाले कहोगे आप टेट्रोज, 5 कार्बन वाले कहोगे आप पेंटोज, 6 कार्बन वाले कहोगे आप हेक्सोज, और 7 कार्बन वाले कहोगे आप हेप्टोज। ओके सर, तो अब हम इनके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रायल्स का आपका एग्जांपल हो जाएगा, आपका सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसमें एक और एग्जांपल हो जाएगा आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये वाला हो जाएगा आपका इसमें ट्रायल्स वाले में। ओके, और आपका टेट्रोज में एग्जांपल हो जाएगा आपका, अभी मैंने आपको बताया था एरिथ्रोज वाला एग्जांपल बताया था, तो इसमें एक हो जाएगा एरिथ्रोज, और एक और हो जाएगा इसका एरिथ्रोज। ये हो गया आपका टेट्रोज वाले एग्जांपल। 3 कार्बन, 4 कार्बन वाले, ये 3 कार्बन वाले हो गए आपके। अब अब हम डिस्कस करेंगे 5 कार्बन वाले एग्जांपल। 5 कार्बन वाला एग्जांपल हो जाएगा आपका राइबोज। राइबोज जो आरएनए में पाया जाता है। और आपका 6 कार्बन वाला, और लास्ट होगा आपका 7 कार्बन वाला। 6 कार्बन वाले एग्जांपल हो जाएंगे आपके जाने माने एग्जांपल हो जाएंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज। और इसमें हो जाएगा आपका एक सैडो एक्टुलोज, जिसमें 7th वाले में हो जाएगा सैडो एक्टुलोज।
तो ये आपका कार्बन संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया। इसको एक बार समझा देता हूँ आपका। जैसे बेस्ड ऑन कार्बन आइटम्स कितने पाए जाएंगे उसमें मोनोसैकेराइड में। तो जैसे 3 कार्बन हो गए तो उसको ट्रायल कहते हैं, और 4 कार्बन हो गए टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, और 6 कार्बन हेक्सोज, और 7 कार्बन हो जाए तो हेक्टोज कहेंगे उसको हम। एग्जाम्पल्स की बात करें तो 3 कार्बन वाले ट्रायोज में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लिसरेरिड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और 4 कार्बन वाले में हो जाएगा आपका एथ्रोज एंड इथ्रोलोज, और 5 कार्बन वाले में हो जाएगा आपका राइबोज, और 6 कार्बन वाले में आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज, और 7 कार्बन वाले में हो जाएगा आपका साइडोहेक्टोलोज। ओके, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड के बारे में, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड के बारे में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, फ्रक्टोज, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या क्या कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनका काम क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम। इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड। इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या होता है आपका, आपने सुना होगा तो आपकी बॉडी में ब्रेन फंक्शन के लिए, आरबीसी के लिए, और जब भी आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो कहते हैं ग्लूकोज पीना चाहिए हमको। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है, जो सबसे पहले जो ऊर्जा प्रदान करता है ना, जल्दी से ऊर्जा प्रदान करता है, वो ग्लूकोज ही होता है। और ग्लूकोज ही हमारे बॉडी में बहुत जल्दी एनर्जी प्रदान करता है। तो हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज के पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या ग्लूकोज के पॉइंट्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले हो जाएगा आपका सब मोस्ट इंपोर्टेंट मोनोसेकेराइड हो जाएगा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मोनोसेकेराइड यही हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा काम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट मोनोसेकेराइड हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं ग्लूकोज को, आल्सो नोन एज। और आपका चौथा हो जाएगा इसका ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, वो नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यू, नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यू कितनी होती है, 70 से 110 ग्राम mg/dl। ये आपकी ग्लूकोज की वैल्यू होती है, ब्लड शुगर जो आप टेस्ट करते हैं। ओके, अब हम ग्लूकोज के कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लूकोज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ग्लूकोज का सबसे पहला फंक्शन होता है आपका एटीपी प्रोडक्शन करना, एनर्जी प्रदान करना, सबसे पहला हो जाएगा आपका। एटीपी प्रोडक्शन करना, एनर्जी प्रदान करना, सबसे पहले फंक्शन हो जाएगा। ये आपका प्रोवाइड एनर्जी फॉर ब्रेन, ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज होता है आपका। प्रोवाइड एनर्जी फॉर ब्रेन। और तीसरा हो जाएगा आपका, ये एक कीटो शुगर है।
ये आपका हो जाएगा कीटो शुगर। तो हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा है अभी। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड है आपका। हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये। सबसे पहला सोर्स होता है, हमारे एनर्जी प्रदान करता है ये इंस्टेंटली। आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। जो आपको चेक करवाते हो ना, यही ग्लूकोज लेवल ही चेक होता है आपका। नॉर्मल ग्लूकोज वैल्यू होती है 70 से 110 ग्राम एमजी पर डीएल। ओके। और इसके फंक्शन हो जाएंगे एटीपी प्रोडक्शन, ये एटीपी प्रदान करता है। और प्रोवाइड एनर्जी फॉर ब्रेन। ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन के लिए, ब्रेन के लिए एनर्जी, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए आपको पता ही होगा कि बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो ग्लूकोज सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। ये कीटो शुगर है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका मोनोसेक्राइड कंट्रोल, इसको हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रक्टोज के बारे में हो जाएगा कि ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है आपका जो शहद होते हैं, शहद होता है उसमें ये फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और आपका फल्स फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स अगर आप जानते हो, सबसे ज्यादा फ्रूट्स में ये फ्रक्टोज पाया जाता है। तो पहले लिखेंगे फाउंड इन हनी एंड फ्रूट्स। फ्रूट शुगर इसीलिए नाम दिया गया है इसका। दूसरा हो जाएगा, ये जो नेचुरल शुगर होती है ना, उसमें सबसे मीठा होता है ये फ्रक्टोज। आपने शहद खाया होगा, आपको बहुत मीठा लगता होगा शहद, तो आप जानते ही होंगे फ्रक्टोज उसमें पाया जाता है। तो मोस्ट स्वीट नेचुरल शुगर। और तीसरा ये भी कीटोज शुगर है आपका। और ये एग्जाम्पल हो जाएंगे सोर्स, जैसे आपका मैंगो हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका इसमें फ्रक्टोज, इसमें हनी लिख सकते हैं हम इसमें। और फिर तो ये आपका फ्रक्टोज हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे गैलेक्टोज के बारे में कि गैलेक्टोज क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अब हम हेडिंग डालते हैं, यहीं पर कर लेंगे गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है? ये गैलेक्टोज आपका जो लैक्टोज होता है ना, मिल्क शुगर, उसका कंपोनेंट होता है गैलेक्टोज। तो हम देख सकते हैं। और ये आपके ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, नर्वस सिस्टम। तो हम लिख सकते हैं इसमें कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें, ये आपके ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ important for development of brain and nervous system and nervous system। ये हमने आपका गैलेक्टोज डिस्कस कर लिया। ये कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज होता है, मिल्क शुगर का कंपोनेंट होता है ये। इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ये ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए, वृद्धि के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे राइबोज के बारे में, लास्ट मोनोसेक्राइड जो इम्पोर्टेंट है। ये होता है
राइबोज आपने सुना होगा आरएनए के बारे में, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें आरएनए में राइबोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसके बारे में पॉइंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, राइबोज के बारे में। ये होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है, उसका कंपोनेंट होता है, आपने सुना होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कंपोनेंट ऑफ, अभी हम इसी से लिख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपकी हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर आपका मोनोसेकेराइड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया हमने, मोनोसेकेराइड के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अभी हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड। ये लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड। हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड, डिस्कस करेंगे। ये होते हैं स्वीट इन टेस्ट, और दूसरा हो जाएगा इनका रिड्यूसिंग नेचर होता है। इसमें एग्जांपल हो जाएंगे आपके, एग्जांपल आपसे हो जाएंगे इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज हो जाएगा इसमें एग्जांपल आपका, गैलेक्टोज हो जाएगा इसमें एग्जांपल आपका, और आपका इसमें एग्जांपल हो जाएगा फ्रक्टोज, जो रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड के कुछ, तो हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड के। तो सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा मोनोसेकेराइड का एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है जो 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम जब लेते हैं खाने में, तो हमको 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फंक्शन हो जाएगा इसका ब्रेन फंक्शन। और ब्रेन फंक्शन हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था कि ग्लूकोज के फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि ग्लूकोज क्या करता है, हीटिंग प्रोडक्शन करता है, ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका ब्रेन फंक्शन के लिए, ये आप इसका एक काम हो जाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था शुरू में कि मोनोसेकेराइड जो होता है, जो फर्दर जॉइंट होके क्या बनाता है, डाइसेकेराइड बनाता है, ओलिगोसेकेराइड बनाता है, पॉलीसेकेराइड बनाता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हमने यही पढ़ा था कि राइबोज होता है जो आरएनए बनाता है, और डीएक्सी राइबोज किसमें, डीएनए बनाता है। ओके, तो अब आपका यहाँ पर मोनोसेकेराइड खत्म हो चुका है। अब हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं मोनोसेकेराइड की। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मोनोसेकेराइड और टाइप्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो हम पहला डिस्कस करेंगे, आपने सुना होगा हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया, आपने कभी पढ़ा है हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में? आपने जरूर पढ़ा होगा 11th क्लास के टॉपिक, उसमें हार्मोन्स वाले टॉपिक में कि हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। तो ये होता है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल,
डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इसमें आपका सिम्टम्स क्या हो जाएंगे इसके? इसमें हो जाएगा डिजीनेस, चक्कर आना, और स्वीटिंग, पसीना आना। और एक और एग्जांपल हो जाएगा इसका, जैसे ग्लूकोज कम हो जाती है तो हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है, वीकनेस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसमें, और डायबिटीज मेलाइटस रोग होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इंक्रीज हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल इसमें इंक्रीज होता है, इसके इसके हम कह सकते हैं एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, इसमें सिम्टम्स हो जाएंगे आपके, इसमें आपके सिम्टम्स हो जाएंगे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जल्दी जल्दी आपको टॉयलेट आएगा वो। और एक और एग्जांपल हो जाएगा इसका, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जल्दी जल्दी टॉयलेट आना। और दूसरा हो जाएगा एक्सेसिव थर्स्ट, ज्यादा प्यास लगना। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा टॉयलेट जाओगे तो ज्यादा प्यास लगेगी। तो ये यहाँ पर आपका अब पूरी तरह से मोनोसैकेराइड खत्म हो चुका है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डाइसैकेराइड के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड के टाइप्स, और इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा था। तो डाइसैकेराइड हम हेडिंग डाल देते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आप डाइसैकेराइड के बारे में। तो हम पढ़ने वाले हैं किस बारे में? डाइसैकेराइड के बारे में। तो डाइसैकेराइड क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड का मतलब होता है ये दो मोनोसैकेराइड इकाई से मिलकर बने होते हैं, और जो दो मोनोसैकेराइड इकाई आपस में जुड़ती हैं वो किसके द्वारा जुड़ती हैं? आपके ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा। तो हम ये लिख लेते हैं इसके बारे में, ब्लैक कलर से लिखते हैं। कंसिस्ट, हम लिखते हैं कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर, अभी समझाऊंगा मैं आपको, और डिसिमिलर, डिस डिसिमिलर मोनोसैकेराइड of two similar or dissimilar monosaccharide, और लिख सकते हैं हम इसके बारे में, क्या लिख सकते हैं? और consist of two dissimilar, similar or similar monosaccharide linked by glycoside linkage।
लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो ये कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम थोड़ी देर बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। ओके, तो अब हम अभी इसका जनरल फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं इसका। तो डाइसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड क्या हो जाएगा? इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा आपका CnH2n O n-1। इसमें ये डिफरेंस आ जाएगा कि O n-1 हो जाएगा। और बाकी मोनोसैकेराइड के जैसे ही है, CnH2n O n-1 हो जाएगा इसमें बस। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग वाले, तो इसको ही लेते हैं यहाँ पर। माल्टोज हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा आपका लैक्टोज, एक हो जाएगा सुक्रोज, और आइसोमाल्टोज हो जाएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसके डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में कि डाइसैकेराइड कितने टाइप्स होते हैं। यही डिस्कस कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में, डाइसैकेराइड के टाइप्स। टाइप्स हमने आपको पहले पढ़ाया था कि दो टाइप्स होते हैं, एक तो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड और एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। ये रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड क्या होते हैं? ये आपको मैंने बताया था, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि ये होते हैं आपके बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट एंड टेलिंग टेस्ट। कैसा देते हैं? पॉजिटिव रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। और आपके नॉन रिड्यूसिंग होते हैं जो और नेगेटिव देते हैं। ओके, और इसके एग्जांपल्स में हमने देखे थे। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके? इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके माल्टोज, लैक्टोज और आइसोमाल्टोज हो जाएंगे इसके एग्जांपल। और इसका नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? सुक्रोज। ओके, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सुक्रोज। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ, ये जो भी एग्जांपल्स हैं इनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। जैसे माल्टोज बढ़ेंगे उसके साथ ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंट डाइसेक्टाइड्स या एग्जांपल्स। इम्पोर्टेंट डाइसेक्टाइड। ओके, इम्पोर्टेंट डाइसेक्टाइड। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में, माल्टोज के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, माल्टोज। पहला एग्जांपल हो जाएगी। तो माल्टोज किस किस से बना होता है मिलकर? और अरे, अब माल्टोज से पहले हम एक चीज और बताना भूल गए आपको कि डाइसेक्राइड कैसे बनते हैं। चलो यही बता देता हूँ आपको साइड में। जैसे ये डाइसेक्राइड होते हैं ना, दो मोनोसेक्राइड का जैसे बने मिलकर बने होते हैं। तो दो मोनोसेक्राइड का ही, जैसे कि आपका, हम माल्टोज पर डिस्कस कर लेंगे वो। और जैसे माल्टोज आपका मिलकर बना होता है किससे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिला। अब ये मोनोसेक्राइड का ही हो गई, कौन कौन सी हो गई? मोनोसेक्राइड।
और ये भी मोनोसेक्राइड का ही होगी। इससे मिलकर क्या बन गया आपका, ग्लूकोज ग्लूकोज से माल्टोज बन गया, नहीं बन गया। और इसके साथ बनेगा आपका H2, वाटर निकलता है। तो इससे डाइसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड बन गया आपका, और ये वाटर क्या बन गया आपका, वाटर। तो हम यहाँ पर डाइसेक्राइड हो गया, यहाँ पर वाटर बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो हम इसको नाम दे देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्योंकि इसमें, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें निकलता है H2 का एक मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ये मेरे को आपको बताना था कि दो मोनोसाइक्राइड बनेगी तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, इस वजह से कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं हम इसको। तो अब हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें जैसे देखा हमने, तो मॉलिक्यूल मिलकर बना होता है दो ग्लूकोज इकाइयों से। इससे दो ग्लूकोज इकाइयों से। अब हम मॉलिक्यूल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल, पहले हम इसको बता दो, बता देते हैं तभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल्स को हम एक नाम से और जानते हैं इसको, तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूल, आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल। ठीक है। और ये माल्ट समर, जो माल्ट होता है, जो आपका बॉर्नवीटा आपने सुना होगा, बूस्ट उसमें पाया जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रेजेंट इन बॉर्नवीटा। प्रेजेंट इन बॉर्नवीटा, जिसको हम बूस्ट नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसका, ये जो माल्टोज होता है ना, ये बनता कैसे है, बनता कैसे है। माल्टोज जो होता है, अभी हम लिखते हैं फिर समझाएंगे आपको। माल्टोज इज फॉर्मूला, ये स्टार्च से मिलना बनता है। when starch is hydrolyzed by, किस एग्जाम से, वो किस एंजाइम से, भाई अल्फा एमाइलेज, जिसको हम अल्फा एमाइलेज या सेलाइनरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं, सेलाइनरी एमाइलेज। और उसको हम एक बोल के सकते हैं टाइलेज। तो ये किससे किससे बनता है ये, जब स्टार्च का जल अपघटन कौन करता है, अल्फा एमाइलेज। तो क्या बनता है हमारा, हमारा बनता है माल्टोज। अब माल्टोज हमने अभी बताया था आपको, माल्टोज हमने अभी बताया था, ये दो ग्लूकोज इकाई से मिलकर बना होता है। और कौन से बॉन्ड से जुड़ती है, जो मोनोसेक्राइड इकाई ग्लूकोज ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो हम लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट, कंसिस्ट ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट। ओके, या हम इसको ऐसे लिख सकते, कंसिस्ट ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट लिख सकते हैं उसको। तो और ग्लूकोज यूनिट किससे जुड़ी होती है, ग्लूकोज यूनिट लिंक
वाई ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड आखिर में है क्या। सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो दोनों ग्लाइकोसिलिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें आपका सबसे पहले आपका यहाँ से CH2OH H हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर H2OH, यहाँ पर H2OH, और यहाँ पर आपको हो जाएगा OH H, यहाँ पर हो जाएगा आपका H2OH। ओके, और ऐसे एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। एक और स्ट्रक्चर ग्लूकोज की CH2OH H H O, यहाँ पर हो जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा H, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर हो जाएगा आपका HOH, यहाँ से ये कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका HOH, यहाँ पर होगा HOH। तो यहाँ पे दो ग्लूकोज की यूनिट हो गई। कौन सी हो गई? दो ग्लूकोज की यूनिट, एक ग्लूकोज, ये ग्लूकोज। अब हम समझेंगे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता क्या है। ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, और कौन सा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है वो भी अभी हम बताएंगे इसमें। तो हम दूसरा वाक्य यूज कर लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो गया कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये रहता है आपका सिक्स। ऐसे ही आपका हो जाएंगे, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ये इसके हिसाब से, ये भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये जो इसमें होता है ना ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, कौन सा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है माल्टोज में? अल्फा 1,14 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। अब ये 1 और 4 क्या है इसमें? 1 और 4 है इसमें कार्बन नंबर। कौन से कार्बन अटैच है? कौन क्या है? कार्बन नंबर। तो एक का हो जाएगा पहला कार्बन, और एक का हो जाएगा चौथा कार्बन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमने ये पहला हो गया, इसका पहला हो गया, और इसका एक हो गया चौथा। तो इसमें होता है 1,4। तो यहाँ से जो पहला ये है ना, इससे अटैच होगा, और यहाँ से निकल जाएगा आपका H2O। क्या निकल जाएगा? वाटर। अब समझ में आ गया? वहां पर हमने वाटर को बताया था कैसे निकलता है वाटर। दो ग्लूकोज यूनिट जब हमने अभी बताया था ना, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है? एक डाइसेग्राइड, जैसे डाइसेग्राइड माल्टोज बन गया आपका, माल्टोज प्लस क्या निकला था? H2O। तो वो H2O ग्लाइकोसिलिक बनता है, तब निकलता है वो। कहाँ से निकलता है आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन जाता है, अभी हम बताते हैं कैसा बन जाता है। ये कुछ ऐसा नजर आता है, वो बताते हैं। ये यहाँ पर ऑक्सीजन बचती है, और ये वो कहलाता है आपका कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, तो आपको समझ में आ गया ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड क्या होता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी मार्टन के बारे में, तो मार्टन के बारे में हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। मार्टन के बारे में एक पॉइंट और देख लेते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, आपने अभी पढ़ाई था। तो इसका हाइड्रोलाइज देखेंगे कि हाइड्रोलाइज कैसे होता है इसका। तो माल्टोज
हाइड्रोलाइज बाई माल्टेज। माल्टेज एंजाइम द्वारा इसका हाइड्रोलाइज होता है। माल्टेज एंजाइम हाइड्रोलाइज बाई माल्टेज एंजाइम। और हमको प्राप्त क्या होता है इससे? इससे हमको प्राप्त होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दो ग्लूकोज की कहीं हमको प्राप्त होती है, क्योंकि ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। हमने देख लिया था ये हाइड्रोलाइसिस किसका हाइड्रोलाइसिस करने पर प्राप्त होता है? ये माल्टोज किसका हाइड्रोलाइसिस करने पर प्राप्त होता है? स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करने पर प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं, और ये आपका बताइए आपको कि रोटेशन वगैरह रोटेशन वगैरह किस वजह से है? इसमें जो ग्लूकोज होता है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, उसका कार्बन वन फ्री होता है। कार्बन वन पर OH ग्रुप फ्री होता है। ये बॉन्डेड नहीं होता है। कार्बन वन इस तरफ जो होता है OH, ये वाला ग्रुप फ्री था। इस वजह से ये मैग्नेटिक टेस्ट और आपका हेलेन टेस्ट पॉजिटिव देता है, और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज पढ़ेंगे हम, तब तक नोट कीजिए इतना। तो अब हम डिस्कस करेंगे लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज को हम लैक्टोज दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। इस वजह से हम इसको फाउंड इन मिल्क, इन मिल्क, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? इट इज सिंथेसाइज बाय मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के द्वारा इसको बनाया जाता है। और ये किस किस से मिलकर बना होता है? आपका लैक्टोज, ये आपका लैक्टोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये किस किस से बना होता है आपका मिलकर? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसमें गैलेक्टोज का आपका कार्बन वन में इन्वॉल्व होता है, और ग्लूकोज का आपका कार्बन फोर इन्वॉल्व होता है। इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंक में, ठीक है। और कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसको हम रेड कलर से देख लेते हैं। तो इसमें कार्बन वन इन्वॉल्व होता है, इसका कार्बन फोर इन्वॉल्व होता है। तो इसमें बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंक में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ओके, तो यहाँ तक नोट करिए आप, फिर आगे देखते हैं। आगे हम इसमें एक पॉइंट और देख सकते हैं, वही वाला क्वेश्चन शुगर वाला। इसका भी एनोमेरिक कार्बन फ्री रहेगा। इसका भी कौन सा कार्बन फ्री रहेगा? एनोमेरिक कार्बन। तो हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना के इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार। तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। गैलेक्टोज का एच एच ओ एच ओ एच, आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं एच ओ एच एच ओ एच सी एच टू ओ एच, और यहाँ पर मिलेगा एच। ये आपका, और दूसरे कलर से हम बना देते हैं इसका। ये आप यहाँ पर, हाँ ओ एच होगा यहाँ पर, यहाँ पर एक आता है। ओके, और इसमें इसमें भी यहाँ पर भी ओ एच आता है गैलेक्टोज में, यहाँ पर एच आता है। ये सही है। एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच ओ एच। ये आपका गैलेक्टोज का डायग्राम हो जाएगा, और ग्लूकोज का हो जाएगा आपका एच ओ एच
एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच, फिर और यहाँ पे एच ओ एच और यहाँ एच। ये डायग्राम हो जाएंगे दोनों के। ओके, तो अब हम कौन से कलर से देखें इसको। तो इसमें जो बोल्ट होता है ना, हमने अभी पढ़ा था C1 ऑफ ग्लाइकोसाइड, गैलेक्टोज, सॉरी गैलेक्टोज, C1 ऑफ गैलेक्टोज, और इसका होता है C4। तो C4 आपको पता ही है जो होता है 4 वाला कार्बन, जो होता है पहला वाला कार्बन। तो इनके बीच से यहाँ से आपका हाइड H2 निकल जाएगा, ग्लाइकोसिलिक लिक्विड में H2 निकलता है। तो और यहाँ से बन जाएगा आपका बीटा, इसमें बनता है आपका बीटा 1 4, ये भी ऊपर लिखेंगे क्या, तब आपको क्या बोलेंगे। और इसमें एक और चीज बता देते हैं हम। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें अगर OH ग्रुप फ्री होता है, इस तरह से अगर OH ग्रुप फ्री होता है तो क्या होता है वो रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर। ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव देगा इस वजह से, क्योंकि इसमें फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन क्या कहलाता है ग्लूकोज में, एनोमेरिक कार्बन। ओके, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इसमें, आपको हम बताते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसमें आपको देखा होगा कि आपने बीटा क्यों आया है, बीटा इसलिए आया क्योंकि इसमें जो गैलेक्टोज है ना, ये गैलेक्टोज, इसमें बीटा गैलेक्टोज होता है। ये इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अभी ये तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और इसकी दूसरी स्ट्रक्चर होती है उससे समझ में आता है बीटा अल्फा, अल्फा डी, ये सब उसी से समझ में आता है। अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, इतना आपके एग्जाम में चल जाएगा, वो तो मैंने समझाने की वजह से बता दिया आपको उतना। तो हम डिस्कस करेंगे सुक्रोज के बारे में आगे, सुक्रोज के बारे में डिस्कस करेंगे, जब तक नोट करो उसको आप। अब हम डिस्कस करेंगे सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज को के कुछ नाम होते हैं, इसके 3 से 4 नाम है, उनको हम देख लेते हैं पहले। इसके नाम है, इसको आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज, सबसे पहला हो जाएगा आपको केन शुगर, और दूसरा नाम हो जाएगा स्टाइनबर्ग शुगर, तीसरा नाम हो जाएगा इसका आपका व्हीट शुगर, चौथा नाम हो जाएगा इसका आपका टेबल शुगर, और इसको हम सैकरोज भी कहते हैं, सैकरोज। इसके ये नाम हो जाएंगे। और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट्स में। सुक्रोज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली मतलब पूरे प्लांट्स में, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, particularly sugarcane and sugarcane and cane and wheat sugar में। ओके, ये आपके 2 पॉइंट हो गए। और इसके बारे में हम एक और चीज बताते हैं आपको। ये होता है जो डेक्सट्रोप्रोसेट भी होता है, सुक्रोज इन डेक्सट्रोप्रोसेट +6.5 डिग्री होता है। ओके, और ये जब हाइड्रोलाइज होता है ना, ये हाइड्रोलाइज किसके द्वारा होता है, सिट्रेज एंजाइम के द्वारा। बताते हैं हम इसके बारे में। सुक्रोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुक्रोज हाइड्रोलाइज बाई सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज में इन्वर्टेज नहीं है, इन्वर्टेज।
और सुक्रेज एंजाइम कह सकते हैं, हम इन्वर्टेड एंजाइम ज़्यादा प्रिफर करते हैं। सुक्रोज इसमें आपको हो जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, सुक्रोज आपका किसमें हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और ये भी देख लेते हैं हम, नहीं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो जाता है। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के बाद थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्लूकोज उसमें फ्रक्टोज का देखते हैं। हम उसमें फ्रक्टोज होता है आपका लीवर, इसका होता है -92 डिग्री। और ग्लूकोज होता है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसका होता है +54.5 डिग्री। तो इसका जो नेट निकल के आता है ना, ये 92 हो गया और ये आपका 54 हो गया। तो इसको नेट जो निकल के आएगा ना, नेट जो निकल के आएगा वो लिवोरेटरी निकल के आएगा। अगर और ये होता है डेक्स्ट्रोरोटरी, इसमें ये चेंज हो जाता है ना, तो उस पर कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन कहते हैं इसको। इन्वर्जन होने की वजह से इसको ही इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। इसी वजह से इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। अभी हमने देखा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। तो इसमें ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज का जो कार्बन वन होता है वो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो। और फ्रक्टोज का कार्बन टू ग्रुप होता है जो कीटोन ग्रुप होता है जो। तो इसमें कार्बन वन और कार्बन टू फ्रक्टोज का अणु होता है। और इसमें जो फ्रक्टोज होता है ना वो बीटा फ्रक्टोज होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है इसमें। तो बीटा फ्रक्टोज होने की वजह से इसका बॉन्ड हो जाएगा। इसका बॉन्ड का नाम बीटा 1 2 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। क्या हो जाएगा, बीटा 1 2 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड हो जाएगा आपका। ठीक है। और इसमें जो होता है ना OH ग्रुप आपका, जो OH ग्रुप होता है ना वो आपका फ्री नहीं होता है एनोमेरिक कार्बन पर। एनोमेरिक कार्बन को OH ग्रुप फ्री ना होने की वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हर एक स्ट्रक्चर बनाना इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो मैंने आपको बताने के लिए बनाए थे पहले। तो यहाँ तक आप नोट कर लो इसको, और आगे डिस्कस करते हैं हम। डाइसैक्राइड का लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो जाएगी। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो जाएगा आपका डाइसैक्राइड का लास्ट पॉइंट। तो इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है लैक्टेज एंजाइम की। डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम, ऑफ लैक्टेज एंजाइम। लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारा, लैक्टोज डू नॉट डाइजेस्ट। तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें आपका सिम्टम्स हो जाएंगे, आपके सिम्टम्स हो जाएंगे इसमें ब्लोटिंग और एब्डोमिनल पेन और डायरिया और गैस प्रॉब्लम होनी लग जाती है आपको। ओके, तो यहाँ तक आपका डाइसेक्राइड कंप्लीट हो चुका है। अब हम ओलिगोसेक्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। जान लेते हैं मेरी ओलिगोसेक्राइड थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओलिगो ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड जो होता है आपका,
तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बंधन होता है और उनके बीच में ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंसिस्ट बाई लिंकिंग ऑफ 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट सेकेराइड यूनिट बाई लिंकेज ऑफ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के लिंकेज से आपका बना होता है ये, और मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होते हैं और आपके 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में और एग्जांपल्स की डिस्कस करते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ओलिगोसेकेराइड। रैपिडोज एंड माल्टोट्रायोल, ये 2 एग्जांपल हो जाएंगे। और ये ओलिगोसेकेराइड ह्यूमन द्वारा डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते हैं, इनका हम पाचन नहीं कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं ओलिगोसेकेराइड नॉट डाइजेस्ट बाई ह्यूमन। और ये हमारे शरीर में ब्लड एंटीजन होते हैं ना, ये भी उनमें उनके साथ उनमें उपयोग होता है इसका। इट इज यूज्ड इन ब्लड एंटीजन। ओके, आप तो ओलिगोसेकेराइड में इतने पॉइंट हो जाएंगे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेकेराइड से क्वेश्चन आता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। इसको हम ग्लाइकेन्स के नाम से जानते हैं, और तो नोन है ग्लाइकेन, ग्लाइकेन्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपका, इसका हम जनरल फॉर्मूला की बात करें, इसका डिफरेंट होता है थोड़ा सा, याद कर लेना। इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका C6H10O5, C6H10O5N, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। क्योंकि ये 200 ओ 10 से ज्यादा मोल सेकेंड निकल से मिलके बना होता है। ओके, और हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, एक कंसिस्ट ऑफ, it consists of y, it consists of more than 10 monosaccharide units monosaccharide more than 10 monosaccharide unit by linkage of glycosidic by glycosidic linkage। ओके, अब हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलीसेकेराइड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके पॉली टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। ये 2 प्रकार के होते हैं, हमने आप बताया था आपको पहले। टाइप्स 2 टाइप्स होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हाइड्रोपॉलीसेकेराइड। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो
होमोपॉलीसेकेराइड हमने आपको बताया था, ये किससे मिलकर बने होते हैं, सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इससे सेम कंसिस्ट ऑफ सेम मोनोसेकेराइड यूनिट बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट। जो संरचना होगी ना, तो वो डिफरेंट होगी, बट मोनोसेकेराइड का सेम होगी। होमोपॉलीसेकेराइड होता है, इसके एग्जांपल्स भी हमने दिए थे आपको पहले भी। तो इसका स्टार्ट एग्जांपल हो जाएगा, एक इसका सैंडविच हो जाएगा, और एक इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टार्च सैंडविच एंड ब्लैक। और ये डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट में होता है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट। एग्जांपल होंगे इसके आपके हाइलुरोनिक एसिड, एंड हो जाएगा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, पेरिन हो जाएगा इसमें एग्जांपल आपका पेरिन। और इसमें भी आपका एग्जांपल स्टार्ट ग्लाइकोजन, इसमें डेक्स्ट्रीन भी हो जाएगा आपका एग्जांपल। अगर 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 हो जाता है इसमें, पर हम इतने एग्जांपल डिस्कस करेंगे आपके लिए। अब हम इनके जो टाइप्स है ना, स्टार्च और होमोपॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे। होमोपॉलीसेकेराइड डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। इसका दूसरा नाम क्या जाए तो वो भी ध्यान रखना है आपको। इनको ग्लाइकेंस तो कहते हैं, ये पॉलीसेकेराइड को तो होमोग्लाइकेंस नाम भी आ सकता है इसका, और ऐसे उसका हाइपोग्लाइकेंस नाम आ सकता है। तो इसमें हम पहला डिस्कस करेंगे स्टार्च। हम डिस्कस करेंगे अब स्टार्च के बारे में। स्टार्च होता है तो आपका पॉलीमर होता है उसका ग्लूकोज का, और ये किस में पाया जाता है, प्लांट्स में। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट इन प्लांट्स, किस फॉर्म में पाया जाता है, आपका स्टोर फॉर्म में। ओके। और ये आपका एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके इसमें, पोटैटो, राइस, वीट, वीट आपके एग्जांपल हो जाएंगे। और इसके हम ये दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ये दो टाइप्स मतलब यूनिट से मिलकर बना होता है। कंपोनेंट्स देख सकते हैं इसके कंपोनेंट। ये हो जाएगा आपका एमाइलोज, एक हो जाएगा आपका एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज हो जाएगा आपका 15 से 35% हो जाता है आपका एमाइलोज। और ये हो जाएगा आपका 65 से 85%। ओके सर, 65 से 85% एमाइलोज। ओके। तो आगे डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के दौरान। ये आपकी जो होती है स्ट्रेट चेन होती है, कैसी होती है, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। और ये होती है स्ट्रेट प्लस ब्रांच, स्ट्रेट प्लस ब्रांच। इसमें स्ट्रेट चेन होती है, इसमें आपका जो लिंकेज होगा ना, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, वो 1,4 पर होगा। लिंकेज होगा जो अल्फा 1,4 पर। ग्लूकोज से बनने बना होता है ना ये, तो अल्फा 1,4 पर ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होगा ग्लूकोज के रूप में।
और इसमें स्टेट में भी अल्फा 1 4 होगा, बट जो ब्रांच होगी ना अल्फा 1 6 पर, 1 6 पर, 6 नंबर से जो कार्बन होता है ना उससे वो ब्रांच अलग होगी। और ये लगभग ब्रांच जो होगा ना ये लगभग पार्टिकुलरली 25 से 30 मोनोसेक्राइड इकाई होती है ना, ग्लूकोज यूनिट, 25 से 30 ग्लूकोज यूनिट का ब्रांच होता है, ब्रांच होता है एवरी 25 से 30 ग्लूकोज यूनिट एवरी, ये ब्रांच होता है। और ये इंसॉल्युबल होता है वाटर में, इंसॉल्युबल वाटर, वाटर। ओके, और हम इसमें पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, और क्या डिस्कस करेंगे। हाँ, हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं ये आयोडीन के साथ कौन सा कलर देते हैं। तो इसकी हम बात करें तो ये एमाइलो आपका देता है आयोडीन के साथ कलर विद आयोडीन, ये होगा डीप ब्लू, डीप ब्लू कलर देता है। और ये आपका देता है वॉयलेट कलर, एमाइलो पैक्टिन। ये आपके यहाँ पर पॉइंट्स हो गए इसके। और अब हम ग्लाइकोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकेशन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये एक तो स्केलेटल मसल जो हमारी मसल होती है उसमें स्केलेटल मसल, और दूसरा आ जाएगा आपका लीवर में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये हाईली ब्रांच होता है, इसका एक पॉइंट जो होता है आपका हाईली ब्रांच होता है। ओके, और हम अब हम ह्यूमंस की बात करें, इन ह्यूमंस ग्लूकोज किस फॉर्म में, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म, ग्लाइकोजन ग्रुप में आपका ग्लूकोज स्टोर होता है। और ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बॉन्ड के बारे में। इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, इसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अल्फा 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्लाइको जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, जब ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो हमारा जो ग्लाइकोजन होता है ना वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमारा सेल्स में जाकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारा ग्लूकोज। और ये होता है ना, इसका एक प्रॉपर्टी होती है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं उसको, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोजन होता है ना ये गर्म चीजों से, और KOH और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इनसे प्रभावित नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय, इट इज नॉट नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हॉट एंड हॉट, मतलब गर्म चीजों से, ऑन KOH NaOH KOH या NaOH लिख सकते हो, NaOH, हाँ। और इन चीजों से आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है क्या टर्म, इसको क्वांटिटी डिटरमाइन करने में
ग्लाइकोजन को यूज किया जाता है, जिसमें क्वांटिटी देता है, क्वांटिटी डिटरमाइंड इन टिश्यू में क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। ओके, और ये आपका ग्लाइकोजन हो जाता है जो इसके साथ आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है, डीप रेड कलर देता है। ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है, डीप रेड, डीप रेड कलर देता है ये आपका आयोडीन के साथ। तो यहाँ पर आपका ग्लाइकोजन खत्म होता है, आगे डिस्कस करेंगे अब हम, जब तक ये नोट कर लो। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सेल्यूलोज क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात तो ये मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। क्यों है, क्योंकि ये प्लांट्स में पाया जाता है। ओके, तो हम इसके लिए सोर्स ले सकते हैं, ये प्लांट से पाया जाता है। सोर्स तो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट सेलों में पाया जाता है। इसमें ग्लाइकोसिलिक लिंकेज की बात करें अब हम, अगर हम, और इसमें बीटा 1.14 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है, और स्ट्रेट चेन होती है। और ये डू नॉट डाइजेस्ट बाय ह्यूमंस। क्यों नहीं डाइजेस्ट किया जाता है इसको ह्यूमंस द्वारा, क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलेज एंजाइम की कमी होती है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल्यूलेज एंजाइम। अगर सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होगा तो ये हमारे इसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलेट लिंकेज को तोड़ नहीं जाएगा। तो हम देख सकते हैं दैट कांट अटैक ऑन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। और ये आपके प्लांट्स में स्ट्रेंथ एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फॉर प्लांट। और ये कोलोनिक कैंसर से प्रिवेंट करता है, उसको कोलोनिक कैंसर दे सकते हैं, प्रिवेंट कोलोनिक कैंसर, प्रिवेंट फ्रॉम कोलोनिक कैंसर। ये रेड कलर देता है आयोडीन साथ, आयोडीन ध्यान दीजिए ऊपर लीजिए, जो आयोडीन रेड कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ कौन सा कलर होता है आपका, रेड कलर होता है। ओके, तो अब हम, हमारे यहाँ पर होम पॉलीसेकेराइड खत्म हो चुका है, अब हम हेट्रो पॉलीसेकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। हेट्रो पॉलीसेकेराइड या हेट्रोग्लाइकेंस भी कह सकते हैं उसको। तो इसमें सबसे पहला आपका एग्जांपल लेंगे हम हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम इसमें। सबसे पहले फाउंड जगह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये, सबसे पहले हम फाउंड
फाउंडिंग हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल फ्लूइड में। साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है आपका नंबर 1। नंबर 2 आपका ये पाया जाता है आपका स्किन में पाया जाता है और कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। स्किन और कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब हम इसके बारे में देखते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन हो जाएंगे लुब्रिकेशन एंड शॉक ऑब्जर्वेशन। शॉक एब्जॉर्प्शन, इसके आपके फंक्शन हो जाएंगे। अब हम दूसरा यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये पहला हो जाएगा आपका कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। दूसरा डिस्कस करेंगे फाउंडिंग। तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये आपका पाया जाता है कार्टिलेज, बोन्स एंड टेंडन में आपका पाया जाता है। और इसके फंक्शन क्या हो जाएंगे आपके फंक्शन हम देखते हैं। फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ फॉर कार्टिलेज। और अब हम लास्ट डिस्कस करेंगे हेपेरिन। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा आपने हेपेरिन का नाम। तो ये क्या होता है इस ये ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करता है। स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग। और क्लिनिकल में आपका ये यूज होता है एंटीकोगुलेंट के रूप में। इन क्लिनिकल यूज एज एंटी को आप लिखता हूँ एंटीकोएगुलेंट के रूप में। ओके, यहाँ पर आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट एंड इसके टाइप्स खत्म होते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बताना कमेंट में कैसा लगा लेक्चर, जरूर कमेंट जरूर करना। और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना, क्योंकि आपको मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है। मैं आपका पूरा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस करवाऊंगा और आपको ऐसा याद करवाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और अगले लेक्चर में आप जरूर आना, क्योंकि अगला लेक्चर समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।